नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। राज्यसभा के अनुमोदन के बाद संसद में पारित हुआ आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पुलिस और जांचकर्ताओं का अपराधियों से 2 कदम आगे रहना जरूरी। अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर संसद की मोहर। राज्यसभा में गहन चर्चा के बाद पास हुआ बिल। त्रिपुरा के डारलोंग समुदाय को राज्य में कुकी की उपराज्य जनजाति के रूप में मान्यता देता है विधेयक। नियम 193 के तहत यूक्रेन पर लोकसभा में हुई चर्चा का विदेश मंत्री ने दिया जवाब। जयशंकर बोले, भारत यूक्रेन में शांति का पक्षधर। संकट पर भारत का दृष्टिकोण राष्ट्रीय मान्यताओं और मूल्यों और राष्ट्रीय हित से निर्देशित। और विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लाया गया है विधेयक। और सदन दिन भर में अब लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चली। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच प्रश्नकाल और शून्यकाल पूरा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। लोकसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में दिया। सदन में नियम 377 के तहत चर्चा शुरू हुई। इसके बाद सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। यूक्रेन पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख राष्ट्रीय विश्वास एवं मूल्यों, राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित है। हम संघर्ष के पूरी तरह खिलाफ हैं। Honorable members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honorable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. Sir, the conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. विदेश मंत्री के वक्तव्य के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जिस प्रकार
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और उस परिस्थिति में देश के बच्चों को यूक्रेन से निकाला, वह प्रशंसनीय है तथा पूरे सदन को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया और जो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और जिस तरीके से हमने उस परिस्थिति में हमारे देश के बच्चों को निकाला, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि पूरा सदन को इस बात की प्रशंसा करना चाहिए और भविष्य में ऐसे मुद्दों पर सारा सदन मिलकर, एक साथ मिलकर देश हित के अंदर काम करेगा, ऐसी मेरी भावना है। इसी के साथ ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में सभी दलों ने पार्टी लाइन से हटकर इस विधेयक का समर्थन किया। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने की। बीजेपी के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चर्चा के दौरान कहा कि टोक्यो में सरीन टनल में हुए हमले का जिक्र करते हुए देश की जिम्मेदारी है कि देश के नागरिक को सुरक्षित रखा जाए। देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, और उसीलिए ये जो अमेंडमेंट आया है बिल के अंदर, ये देश को सुरक्षित करने के लिए आया है। आप छोटा राष्ट्र, रोग नेशन, कोई ऐसा टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, वो ये सब करने की संभावना रखते हैं। और ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इनका बड़ा साधारण तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, इनका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी साधारण तरीके से होती है। ये आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाइए, आप वहाँ से अलग अलग चीज़ें खरीद कर उसको जोड़कर आप केमिकल एजेंट बना सकते हैं। और इसीलिए इस बिल को लाया गया है ताकि इसे रोका जा सके। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका इस्तेमाल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये कहाँ तक, कितनी दूरी तक नष्ट करेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका कोई एनालिसिस नहीं करा जा सकता पहले से। मैं अगर कंपेयर करूं, अगर आप गोली चलाते हैं तो सही निशाने पे एक जगह जाके लगती है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं करता, तो बड़े पैमाने पे तबाही मचाते हैं, फिर इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देते हैं। अब ये केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। और इन सब के डेवलपमेंट के ऊपर निगाह रखी जा सके, इनकी हो रही है, उन लोगों के ऊपर भी निगाह रखी जा सके, इसलिए ये बिल लाया गया है। 2000 कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अब तक ये नॉट इन फोर्स में है। 2021 साल हो गया, अब तक एंट्री इनटू फोर्स का जो डेट, वो डेट अभी तक नहीं पहुंचाया। मतलब ये जो सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ट्रीटी ये होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? ये पुअर मैन्स एटम बॉम्ब, जो कन्वेंशनल एसिमेट्री को ऑफसेट करने के लिए स्मॉलर कंट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे हम देखा कि इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये आज के नहीं, बहुत पुराने जमाने से ये बात आ रहे हैं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1540, सामूहिक संहार के हथियारों संबंधित 2005 के कानून, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FTF की विवेचना एवं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान वाला विधेयक लाई है। Updating laws and ending, terminating antiquated rules are both part of good governance.
So today is an exercise in one way of good governance. Now, to understand this particular bill, I would take you back to a legislation which was passed by this House in 1947. It's called the United Nations Security Council Act. And the Act essentially obligates us that central government will apply any measures not involving the use of armed force which will give effect to any decision of the Security Council. So we had made a commitment as part of our foreign policy at the very start of our independence. We are good members of the UN, and therefore if there is a UN Security Council resolution which requires action, we will implement it. Now, after 9/11 events happened, there was great concern about terrorists and unauthorized parties getting hold of weapons of mass destruction, their ingredients, their technologies. It was not something which was completely new. From 1970s, there were actually warnings and writings on this subject. But because of what happened at 9/11, this became a very major international concern. So the Security Council at that point of time passed a resolution, 1540, which dealt with this particular issue. And the two key provisions of this, which is relevant for this august House to look at. My point is, today we should be less concerned in foreign policy about giving gyan to the world. We should play our role, we should make our contribution, we should look at our national interest, we should do this effectively. And I am, Speaker Sir, with your permission, referring to this because he made a very specific observation, saying our diplomacy is passive. At the same time, he said, but Prime Minister has spoken to Russia and Ukraine only. अब झगड़ा रशिया यूक्रेन के बीच में, who else will he speak to? So he's speaking to the relevant party. Maybe doing the relevant thing may look irrelevant to other people, I don't know. But the point I want to make is, we are today in diplomacy very, very focused. In the morning we had discussed one aspect of our diplomacy. Today we are looking at a policy and legal issue which is very pointedly aimed at something else. और सदन दिन भर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sansad TV. स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद सदन दिन भर में। अब रुख करते हैं राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की ओर। राज्यसभा से मंजूरी के साथ संसद ने आज आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को पारित कर दिया। विधेयक जांचकर्ताओं को आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देता है। विपक्ष द्वारा विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग लगातार हुई। उनकी इस मांग और उनके संशोधनों को सदन ने अस्वीकार कर दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि पुलिस और जांचकर्ता अपराधियों से 2 कदम आगे रहें। गृह मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि यह विधेयक आंकड़ों के दुरुपयोग की मंशा से नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से जीने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और दोष सिद्धि की दर में वृद्धि के लिए लाया गया है। ह्यूमन राइट की बात करी, मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि माननीय ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए।
परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए माननीय। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए, हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले माननीय। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। वहीं दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने विधेयक को एक स्थायी समिति या एक प्रवर समिति को भेजने की मांग की। विधेयक पर तमाम पार्टियों के सदस्यों ने अपनी बात रखी। जहां विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को अस्पष्ट और मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला करार किया, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों की दलील थी कि ब्रिटिश काल में 1920 में लाए गए इस कानून को बदले जाने की जरूरत है। बाकी की सरकारों ने भी इस पर बात की, लेकिन कानून को बदलने की हौसला उनकी सरकार ही दिखा पा रही है। सुनते हैं इस चर्चा के कुछ अंश। Any person convicted of an offense punishable under any law. So even if you are convicted of an offense where the punishment is 100 rupees, this law applies. If a person is ordered to give security under section 107, 108, 109, 110, 117 for keeping the peace, for good behavior, you are violating the law. If you are arrested in connection with an offense punishable under any law, if a bus driver strays from the bus lane in Delhi, he is violating a law. I oppose this bill. I ask this House to reflect. Since we won't have time to reflect today, I beg of you, send this to a standing committee or send this to a select committee and let them examine and come back. What has waited for 120 years, 102 years, can wait another 102 days. Thank you. The right of privacy should also inure for murderers, rapists, fraudsters, forgers, and terrorists. Why?
All that is being done is that a record is being kept of your misdeeds. And there are limitations. It only applies to two categories of persons: convicted criminals and to under trials. Please, Sirvat. It applies to under trials as well. Right. Now, as far as under trials are concerned, there's a clear prescription in the proviso to Section 4. The proviso says that if you are acquitted, if somebody who's arrested but is subsequently arrested or discharged or not sent up for trial, any of these three categories, then the records which were obtained at the time of his arrest will cease. They'll be deleted. They'll be erased from the record. Under trials, acquitted in any case have a right to have their records established and not to be forgotten. But sir, as far as criminals are concerned, this is a very, very important act because, sir, crime never dies, A. They have a right to be forgotten. Criminals have a right to be forgotten, but that right will only take place after they die posthumously. Then their records may be erased. Sir, the bill presents significant concerns of excessive delegation of legislative authority to the rule-making bodies, as well as excess delegation of power to functionaries under the bill in violation of Article 14 of the Constitution. Sir, these functionaries include police officers at the rank of head constable, magistrates, as well as prison officers. In addition, the bill creates an unreasonable classification between classes of arrestees that may be compelled to give biological samples and those who may not. वहीं संसद में आज त्रिपुरा राज्यों से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को कुकी की उप जनजाति के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। आज ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा ने इस विधेयक को 28 मार्च को ही पारित कर दिया था। संसद के उच्च सदन में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि डारलोंग समुदाय को कुकी की उप जनजाति के रूप में शामिल करने से इसे त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक पहचान मिलेगी। किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013-14 के पहले ये एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सदन को बताते हुए कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और एक स्कूल में 480 बच्चे सीबीएसई कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। ऐसे 50% ट्राइबल बाहुल्य वाले गांव हैं, उसमें से 36,000 गांव को हमने इस वर्ष लिया है और उन ग्राम पंचायतों में 100% विकास के लिए जैसे कुछ राज्य सरकार भी उसमें काम करेंगी और जहां जहां पर भी गैप रह जाएगा उस गैप फिलिंग के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के माध्यम से काम करेगी। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की फूलो देवी नेताम ने केंद्र से छत्तीसगढ़ के कई समुदायों द्वारा एसटी दर्जे की मांगों पर गौर करने को कहा। भाजपा के माणिक साहा ने कहा कि डारलोंग समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को भाजपा सरकार पूरा कर रही है। और भी कई सदस्यों के चर्चा में हिस्सा लिया। सुनते हैं विधेयक पर पूरी चर्चा के कुछ अंश। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोरिया, भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया, धागड़, बिड़िया, गदवा, गोद, कोड़ाकू, पंडो, भारिया और गोड आदि समुदाय को भी जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से दिनांक 15 अक्टूबर 2020, 8 फरवरी 2021 और 6 दिसंबर 2021 को पुनः पत्राचार किए। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति में महार जाति को
भी जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सभी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। बिल का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करती हूँ कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भेजे गए प्रस्ताव पर भी शीघ्र विचार करें और सदन में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिससे मुख्यधारा से छूट चुके राज्यों का आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। The Valmiki Boya community in Andhra was included under scheduled tribes in scheduled areas, and the people from the same community living in other areas are considered backward classes. There is no sufficient rationale behind the differentiation of the Valmiki Boya community living in scheduled areas. So I would request the central government to accept the long-standing demand of the Boya Valmiki community by including the entire community under the scheduled tribe category. The bill would be justice to the Darling community. In view of this bill, the living condition of the Darling community would be good, as well as in education, health, etc. It is a reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Prayas of our Honorable Prime Minister Modi ji. और सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।